एक गांव में रघु नाम का एक लड़का रहता था। उसके पास एक पालतू गधा था जिसका नाम था भोलू। दोनों हमेशा साथ में रहते थे और दिन रात एक दूसरे के साथ खेलते थे। भोलू, तू तो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। हम हमेशा साथ में रहेंगे, है ना? एक दिन रघु भोलू को खेतों में चराने ले जा रहा था। भोलू गधे को रेंगते हुए सुनकर वहाँ के बच्चे और गांव वाले सभी परेशान हो गए। इस गधे की ढींचू ढींचू हमें पसंद नहीं, इसे यहाँ से ले जाओ। रघु भोलू को वहाँ से लेकर चला गया। भोलू के रेंगने को लेकर सारे गांव वाले परेशान थे। वो जहाँ भी जाता उसे अपने खेतों से भगा देते। माफ करना भोलू, मैं तुम्हें ज्यादा खाना नहीं दे पाता हूँ। तुम कितने कमजोर हो गए हो। एक दिन खेतों में काम करते समय रघु को एक शेर का खाल मिला। अरे वाह, शेर का खाल! अगर मैं इसे भोलू को पहना दूं, तो गांव वाले उसे शेर समझकर डर जाएंगे। फिर भोलू आराम से खेतों में चर सकेगा और पेट भरकर खाएगा। ये लो भोलू, शेर का खाल। जल्दी से शेर बन जाओ। बस ये याद रखना कि तुम ढींचू ढींचू ना करो। और याद रखना, सबसे दूरी बनाकर रखना। अगर पास चले गए तो उन्हें शक हो जाएगा। रघु ने भोलू को शेर का खाल पहना दिया। अब भोलू सीना तान कर खेतों में चरने जाता। लोग उसे जैसे ही देखते दुम दबाकर भाग जाते। भोलू लहलहाती खेतों में खूब मजे से खाता। ऐसा बहुत दिनों तक चलता रहा। एक रात भोलू खेतों में घूम रहा था और हमेशा की तरह गांव वाले अपने घरों में डरकर बैठे हुए थे। तभी भोलू को वहां पर एक गधी दिखी। गधी जोर जोर से रेंगने लगी। गधी को रेंगता हुआ देखकर भोलू खुश हो गया और उत्तेजना में रेंगने लगा। रेंगने की आवाज सुनकर सभी गांव वाले इकट्ठा हो गए। अरे, ये शेर ढींचू ढींचू कर रहा है। लगता है ये शेर नहीं है। चलो इसे पास से जाकर देखते हैं। गांव वालों का शोर सुनकर रघु भागा भागा आया। रुक जाइए आप लोग, ये शेर नहीं है, ये तो मेरा गधा भोलू है। ये देखिए, मैंने इसकी नकली खाल उतार दी। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि आप लोग इसे अपने खेतों में आने नहीं देते थे। पर मुझे क्या पता था कि ये अपना रंग दिखा ही देगा। सही बात है, कितना भी दिखावा कर लो, पर हमारी असलियत सबके सामने आ ही जाती है। मुझे अपनी सीख मिल गई। गांव वालों ने रघु की मजबूरी समझी और शिकायत करना बंद कर दिया। अब भोलू अपने असली अवतार में कहीं भी घूम सकता था। चंदा और नंदा का एक बागीचा था जहाँ बहुत सारे फल होते थे। इन्हीं फलों को बेचकर वो अपना घर चलाती थी। नंदा, फलों को तोड़ने में मेरी मदद करोगी? नहीं नहीं, मेरे हाथ दुख रहे हैं। अगर फल तोड़ने लगी तो और दर्द हो जाएगा। तुम खुद से ही क्यों नहीं तोड़ लेती? कम से कम मेरे साथ बाजार चलो। इन फलों को बेचने में मेरी मदद कर देना। नहीं नहीं, मेरे पैरों में दर्द हो रहा है। तुम चले जाओ, मैं आराम करने जा रही हूँ। ये कहकर नंदा वहाँ से चली गई। आज भी अकेले ही बाजार जाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, जल्दी से जाकर इन फलों को बेच आती हूँ, फिर घर आकर आराम करूँगी। चंदा ने फलों की टोकरी को उठाया और बाजार के लिए निकल पड़ी। वो जल्दी से बाजार गई, फलों को बेचा और पैसे लेकर घर वापस आ गई। घर पहुंचकर उसने देखा कि नंदा खाना खा रही थी। अरे नंदा, अकेले खा रही हो? मेरा इंतजार कर लिया होता। आज मैंने सिर्फ अपना खाना ही बनाया है, तुम अपना बनाकर खा लो। अब मैं सोने जा रही हूँ। चंदा बहुत थक गई थी।
उसमें खाना बनाने की ताकत नहीं थी, इसलिए उसने रसोई से कुछ चने अपने जेब में डाले और फल खाने के लिए बागीचे में चली गई। उसे बागीचे में एक नया अद्भुत पौधा दिखा। पौधा रात के अंधेरे में बहुत चमक रहा था। उस पौधे का फूल भी अद्भुत था, बिल्कुल सितारों की तरह टिमटिमाता हुआ। अरे ये पौधा कहाँ से आ गया? कितना प्यारा फूल है, जरा पास से देखूं। चंदा उस फूल के पास गई और उसे सूंघा। फूल को सूंघते ही वो अचानक से अपने बागीचे से गायब होकर एक नई जगह आ गई। वो एक जादुई बागीचा था। अरे ये मैं कहाँ आ गई? चंदा अपने घर का रास्ता खोजते खोजते एक झील के पास पहुंच गई। झील में एक बतख रो रहा था। उसने बतख से पूछा, प्यारे बतख, तुम रो क्यों रहे हो? मेरा नन्हा मुन्ना बच्चा कहीं खेलते खेलते चला गया। मैं उससे खोज नहीं पा रही हूँ। क्या तुम मेरी मदद करोगी? हाँ जरूर, तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारे बच्चे को खोज कर लाऊंगी। बच्चे को खोजते खोजते चंदा एक फव्वारे के पास पहुंची। वहां बतख का बच्चा खेल रहा था। मिल गया। चलो शरारती बच्चे, तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार कर रही है। चंदा बतख के बच्चे को लेकर बतख के पास आई और बच्चा फुर्र से अपनी माँ के पास चला गया। बतख ने चंदा को धन्यवाद किया और चंदा बतख को अलविदा करके आगे बढ़ गई। अभी वो कुछ ही दूर चली थी तो उसे एक परेशान गिलहरी मिली। अरे गिलहरी, तुम इतनी परेशान क्यों हो? मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? चंदा ने फट से अपने जेब में पड़े चने गिलहरी को दे दिए। गिलहरी बहुत खुश हो गई और उसे धन्यवाद किया। चंदा गिलहरी को अलविदा करके आगे बढ़ गई। तभी उसे खाने की खुशबू आई। वो मुग्ध होकर उस खुशबू के पीछे जाने लगी और एक बड़े आलीशान घर के पास पहुंची। अंदर से स्वादिष्ट खाने की खुशबू से भूखी चंदा व्याकुल होकर झांकने लगी। तभी अचानक एक बूढ़ी औरत आई। क्या हुआ प्यारी बच्ची? लगता है तुम अपना रास्ता भटक गई हो। हाँ माँ, बहुत थक गई हूँ और भूख भी लगी है। अरे बेचारी बच्ची, आओ मेरे घर अंदर चलो। मैंने अभी अभी खाना बनाया है, साथ में चलकर खाते हैं। अम्मा ने चंदा को बड़े प्यार से खाना खिलाया। चंदा ने भी भर पेट खाना खाया। बेटी, बहुत रात हो चुकी है, आज मेरे घर रह जाओ। कल मैं तुम्हें तुम्हारे घर के रास्ते तक पहुंचा दूंगी। ठीक है अम्मा, इतना स्वादिष्ट भोजन कराने के लिए धन्यवाद। क्या मैं आपकी कोई सहायता कर सकती हूँ? कुछ भी नहीं बेटा, बस मेरे कमरे में एक पुराना संदूक रखा है, उसे साफ कर देना। अगले दिन सुबह होते ही चंदा ने बिना बोले अम्मा के पूरे घर की सफाई कर दी। सफाई करके उसने पुराने संदूक को भी चमका दिया। अम्मा ने चंदा को फिर पेट भर स्वादिष्ट खाना खिलाया। मेरा ख्याल रखने के लिए धन्यवाद अम्मा। अब मुझे घर चलना चाहिए। अम्मा चंदा को बागीचे से होते हुए एक सोने के दरवाजे के पास ले गई। ये है सुनहरा दरवाजा, यहाँ से तुम जहाँ भी जाना चाहो जा सकती हो। अम्मा, मुझे आपकी बहुत याद आएगी। आप बहुत अच्छी हैं। मैं फिर आपसे मिलने आऊंगी। अब तो मुझे रास्ता भी समझ आ गया। जरूर जरूर। ये कहकर अम्मा ने एक मंत्र पढ़ा। आबरा कडाबरा, जो भी तूने बोया वो ही तुझको होया। ऐसा कहते ही चंदा खूबसूरत कपड़े और महंगे गहनों से लद गई और वहां से गायब होकर अपने बागीचे में वापस आ गई। बागीचे में नंदा घूम रही थी। तुम कहाँ चली गई थी चंदा? अरे वाह चंदा, इतने सुंदर कपड़े और इतने सारे गहने ये कहाँ से मिले? हाँ नंदा, ये एक लंबी कहानी है। कल रात जब मैं बागीचे में फल तोड़ने गई
चंदा ने नंदा को सारी कहानी बताई। तभी नंदा ने सोचा कि वो भी वहां जाकर अम्मा से ढेर सारे गहने और नए कपड़े लेकर आएगी। उसी रात नंदा बागीचे में गई और उस विचित्र पौधे के फूल को सूंघा और बिल्कुल वैसे ही जादुई बगीचे में पहुंच गई। नंदा जब झील के पास गई तो उसे रोते हुए बतख ने अपने खोए हुए बच्चे के बारे में बताया। मेरा नन्हा मुन्ना बच्चा कहीं खेलते खेलते चला गया। मैं उससे खोज नहीं पा रही हूँ। क्या तुम मेरी मदद करोगी? मेरे पास समय नहीं है, मैं जल्दी में हूँ। मैं अमीर बनने जा रही हूँ। अभी वो कुछ ही दूर चली थी तो उसे एक परेशान गिलहरी मिली। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? मेरे पास समय नहीं है, मैं जल्दी में हूँ। मैं अमीर बनने जा रही हूँ। नंदा को फिर स्वादिष्ट खाने की खुशबू आई और खुशबू के पीछे पीछे उसने अम्मा का घर खोज लिया। अंदर कोई है? हाँ, बोलो क्या हुआ? मैं भटक गई हूँ और मुझे भूख लगी है। अम्मा ने उसे अंदर बुलाकर खाना खिलाया। क्या मैं आज रात यहाँ रुक सकती हूँ? ठीक है, बस मेरी एक पुरानी संदूक है, उसे साफ कर देना। अगले दिन नंदा ने पूरे घर में खा पीकर घर को गंदा कर दिया। नंदा ने संदूक की भी सफाई नहीं की, उल्टा संदूक खोलकर उसमें से उसने कुछ गहने अपने पास रख लिए। बेटी, अब तुम्हें अपने घर चले जाना चाहिए। ये है सुनहरा दरवाजा, यहाँ से तुम जहाँ भी जाना चाहो जा सकती हो। अम्मा, आप वो मंत्र नहीं पढ़ेंगी? क्यों नहीं? आबरा कडाबरा, जो भी तूने बोया वो ही तुझको होया। पर ये क्या, नंदा तो भिखारी बन गई और अपने बागीचे में वापस पहुंच गई। तभी वहां चंदा भाग कर आई। अरे नंदा, ये क्या हो गया? मैं भी गई थी अम्मा के पास, उसने मेरा ये हाल बना दिया। क्या तुमने रास्ते में जानवरों की मदद की थी? नहीं। क्या तुमने अम्मा की मदद की थी? नहीं, उल्टा उनके संदूक से जेवर चुरा लिए और वो भी मिट्टी में बदल गए। नंदा को अपनी गलती का एहसास हुआ। मुझे माफ कर दो चंदा, मैं एक अच्छी बहन नहीं हूँ। मैं आलसी और झूठी हूँ। कोई बात नहीं नंदा, जो बीत गई सो बात गई। तुमने अपनी गलती मान ली, अब तुम सुधर सकती हो। इसके बाद नंदा सुधर गई। अब नंदा चंदा के काम में उसका हाथ बटाती थी और आलस नहीं करती थी, और चंदा और नंदा दोनों खुशी खुशी से रहने लगे। मिली गोपी नारियल वाले से। गोपी नारियल का व्यापार करता था। वो ऊंचे ऊंचे नारियल के पेड़ों से नारियल इकट्ठा कर रहा था। हा, आज तो बहुत पैसे आएंगे। आज तो नारियल की बारिश हो रही है। इतने सारे नारियल बेचूंगा तो आज शाम में घर पर दावत करूंगा। गोपी ने सभी नारियलों को एक टोकरी में अच्छी तरह से बांधकर अपने घोड़े पर लाद दिया और घोड़े पर बैठकर वो बाजार में उन्हें बेचने के लिए निकल पड़ा। आज तो पैसे आएंगे। शाम हो रही थी और गोपी सूरज ढलने से पहले बाजार पहुंचना चाहता था, इसलिए उसने छोटा रास्ता पता करने के लिए रास्ते में एक लड़के को रोककर पूछा। प्यारे बच्चे, क्या आप मुझे बाजार पहुंचने का छोटा रास्ता बता सकते हैं? भैया, आप आगे से दाएं मुड़ जाना और सीधा चले जाना। धीरे धीरे जाओगे तो 30 मिनट में पहुंच जाओगे। जल्दी जल्दी गए तो 1 घंटे में पहुंचोगे। गोपी को बड़ा आश्चर्य हुआ। ये कैसा जादू है? धीरे धीरे जाऊंगा तो जल्दी पहुंचूंगा। गोपी ने वो रास्ता तो चुना, लेकिन उसने तेजी से अपने घोड़े को भगाया। चल बिल्लू, तेजी से चल।
घोड़ा तेज भागने लगा। और एक एक करके उसके नारियल गिरने लगे। हाय राम, मेरे नारियल। गोपी झट से नीचे उतरा और अपने नारियल बटोरे। सही बोल रहा था वो लड़का, जल्दी करूंगा तो देर से पहुंचूंगा। कितना समय बर्बाद हो गया मेरा नारियल बटोरने में। चल बिल्लू, अब धीरे धीरे चल। इस तरह धीरे धीरे गोपी बाजार पहुंच गया। बाजार में उसने सारे नारियल बेच दिए और ढेर सारे पैसे कमाए। वो सही समय पर अपने घर भी पहुंच गया और उसने अपने परिवार के साथ दावत किया। सेवक राम नमक का व्यापारी था। हर रोज की तरह वो अपने आलसी गधे भोंदू के पीठ पर नमक की बोरियां लाद रहा था। चल भोंदू, जल्दी चल, हमें शहर जाकर ये नमक बेचने हैं। उफ, कितना सारा बोझ। अच्छा खासा तो सो रहा था। शहर नहीं गए तो आज का खाना नहीं मिलेगा। भोंदू, थोड़ा तेज चल। सेवक और भोंदू शहर के लिए निकल पड़े। शहर के रास्ते में एक पुल पड़ता था। सेवक और भोंदू पुल पार करने लगे। पुल पार करते करते अचानक नमक की बोरियां पानी में गिर गई। हाय राम, मेरा नमक। सेवक झट से पानी में गया और बोरियों को बाहर निकालकर भोंदू पर लाद दिया। आधे नमक तो पानी में ही बह गए। आज तो बहुत नुकसान हो गया। सेवक बाजार की ओर चल पड़ा। अरे वाह, ये बोझ तो बहुत हल्का हो गया। हे 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 हे, अब तो मैं हर रोज इन्हें पानी में गिरा दिया करूंगा। एक हफ्ते तक रोज ऐसे ही चलता रहा। भोंदू पुल पर पहुंचकर हिल डोल कर बोरियों को पानी में गिरा देता। इससे बोझ हल्का हो जाता और वो मजे में बाजार जाता। एक हफ्ते से मेरा नुकसान हो रहा है। अब नमक का व्यापार बंद करना होगा। अब कल से मैं रुई का व्यापार करूंगा। अगले दिन सेवक ने रुई की बोरियां भोंदू पर लाद दी। हे हे, तुम कोई भी व्यापार कर लो, मैं तो इन बोरियों को पानी में गिरा कर ही रहूंगा। जब सेवक और भोंदू पुल पर पहुंचे तो भोंदू ने फिर से रुई की बोरियों को पानी में गिरा दिया। पानी में गिरने से रुई की बोरियां और भारी हो गई। हाय राम, ये कितनी भारी हो गई। भोंदू हाँफते हाँफते आगे बढ़ गया। भोंदू जब वापस आया तो उसे समझ आ गया कि उसकी बेवकूफी की सजा उसे मिल गई थी। अब आलस नहीं करूंगा, मुझे मेरा सबक मिल गया है। मिलिए भोलू उर्फ भोलू भुलक्कड़ से। हर रोज की तरह भोलू स्कूल के लिए तैयार होकर नाश्ता करने गया। भोलू बेटा, ब्रश किया? हाँ मम्मी। टाइम टेबल के हिसाब से बैग पैक किया? हाँ मम्मी। मैं काम करने जा रही हूँ, टेबल पर तुम्हारा लंच पड़ा है, लेकर जाना मत भूलना। जी मम्मी। मम्मी काम करने चली गई और भोलू नाश्ता करके स्कूल के लिए निकल गया। आज भी वो लंच घर पर ही भूल गया। भोलू अपने क्लास में गया तो क्लास खाली थी। अरे, ये क्लास खाली क्यों है? कुछ ही देर में बच्चे क्लास में वापस आ गए। भोलू ने अपनी बेस्ट फ्रेंड रिया से पूछा, अरे रिया, कहाँ थे तुम लोग? असेंबली में। तुम फिर असेंबली आना भूल गए ना? सर को पता चल गया तो तुम्हें डांट लगेगी। ये लो, सर आ गए। गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास शुरू करने से पहले सब लोग अपने होमवर्क सबमिट कर दो।
सर, मैं होमवर्क करना भूल गया। जब देखो होमवर्क करना भूल जाते हो। जाओ क्लास के बाहर खड़े हो जाओ। भोलू शर्मिंदा होकर उठा और क्लास के बाहर जाकर खड़ा हो गया। आते जाते बच्चे हंसने लगे और उसका मजाक उड़ाने लगे। क्यों भुलक्कड़, आज फिर से पनिशमेंट? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, भुलक्कड़ हो गया क्लास के बाहर। सभी बच्चे हंसने लगे। लंच टाइम में भोलू कैंटीन गया, पर उसके पास तो लंच ही नहीं था। क्यों भोलू भुलक्कड़, आज भी लंच नहीं लाया? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, भुलक्कड़ भूखा जाएगा आज। कोई बात नहीं भोलू, तुम मेरा लंच शेयर कर लो। अरे वाह, स्पेशल सैंडविच, आज कुछ स्पेशल है क्या? अरे अपनी बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे भी नहीं याद। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, भुलक्कड़ बर्थडे भूल गया यार। सारे बच्चे जोर जोर से हंसने लगे और उसे भुलक्कड़ भोलू बोल बोलकर चिढ़ाने लगे। भुलक्कड़ भोलू, भुलक्कड़ भोलू, भुलक्कड़ भोलू, भुलक्कड़ भोलू। सॉरी रिया, मैं भूल गया। कोई बात नहीं भोलू, इनकी बातों पर ध्यान मत दो। ये लो सैंडविच खाओ। स्कूल खत्म होने के बाद भोलू रिया के साथ वापस घर जा रहा था। पता है भोलू रिया के साथ घर क्यों जाता है? क्योंकि वो अकेले घर गया तो रास्ता भूल जाएगा और ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार्स में खो जाएगा। भोलू और रिया ये सब इग्नोर करके घर के लिए चल पड़े। घर के रास्ते में एक कच्ची सड़क पड़ती थी जहाँ भोलू रुक गया। क्या हुआ भोलू, रुक क्यों गए? सही तो कह रहे हैं सब लोग, अगर मैं तुम्हारे साथ ना जाऊं तो रास्ता भूल जाऊंगा। मुझे डर लगता है, अगर गलती से मैं जंगल पहुंच गया तो। सुना है वहाँ बहुत जंगली जानवर रहते हैं। तुम इतना क्यों सोच रहे हो? ये देखो इस साइन बोर्ड को, जब भी तुम्हें लगे कि तुम रास्ता भटक गए हो, इस बोर्ड को देख लेना। यहाँ से घर जाने का रास्ता सीधा है। अरे हाँ, थैंक यू रिया, तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो। दोनों वहाँ से आगे बढ़ गए। घर पहुंचकर भोलू अपने कराटे क्लासेस के लिए निकल ही रहा था, तभी मम्मी आई। कहाँ जा रहा है? कराटे क्लास मम्मी। अरे लेकिन वो तो 3 बजे था, अभी तो 4:30 बज रहे हैं। अरे मैं फिर भूल गया। रात को भोलू अपने पापा के साथ खाना खाने बैठा। वो बहुत उदास था और चुपचाप खाना खा रहा था। ये देखकर पापा ने कहा, क्या हुआ बेटा, इतने उदास क्यों लग रहे हो? मुझे कुछ भी याद नहीं रहता। स्कूल में सभी मुझे भुलक्कड़ बुल्लू बुलाते हैं। मैं समझ सकता हूँ बेटे, मेरे साथ भी ऐसा होता था। सच में? हाँ। तब आप क्या करते थे पापा? मेरे साथ चलो। पापा उसे अपने रूम में ले गए और उन्होंने भोलू को एक घड़ी दी। ये देखो भोलू, ये जादुई घड़ी है। ये घड़ी बचपन में मैं इस्तेमाल करता था। मुझे भी भूलने की बीमारी थी। इस घड़ी को जो भी पहन लेता है उसे ये चीजों को याद दिलाने में मदद करती है। ये लो, इसे पहन कर देखो। भोलू ने जैसे ही घड़ी को पहना, घड़ी बोली, भोलू अपना होमवर्क कर लो। भोलू अपना होमवर्क कर लो। अरे वाह, ये तो बड़ा मजेदार है। लेकिन याद रखना भोलू, ये घड़ी सिर्फ तुम्हारे मदद के लिए है। इसका इस्तेमाल सोच समझकर करना और इसकी आदत मत डालना। और अभ्यास करते करते तुम्हारे भूलने की आदत खुद ही चली जाएगी। फिर तुम्हें इस घड़ी की जरूरत नहीं पड़ेगी। भोलू इतना उत्साहित था कि उसने पापा की बात को नजरअंदाज कर दिया। वो फट से अपना होमवर्क करने चला गया। अगले दिन सुबह उठते ही भोलू स्कूल के लिए तैयार हुआ। भोलू अपना लंच बैग में रखो। गुड मॉर्निंग बच्चों, सब लोग अपने होमवर्क सबमिट कर दो। भोलू क्लास के बाहर खड़े हो जाओ। सर, आज तो मैंने होमवर्क कर लिया है।
अरे वाह भोलू, आज तो तुम अपना लंच लेकर आए हो। हाँ, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, भोलू भुलक्कड़ नहीं है यार। रिया, ये तुम्हारे लेट बर्थडे के लिए स्पेशल लंच। थैंक यू भोलू, तुम कितने स्वीट हो। भोलू की जिंदगी बदल गई थी। घड़ी की मदद से वो अपना होमवर्क कर लेता, दोस्तों के बर्थडेज याद रखता, कराटे क्लासेस समय पर जाता और यहाँ तक कि जब रिया स्कूल नहीं आती तो घर भी अकेले जा सकता था। ऐसे कई दिनों तक चलता रहा। भोलू अपने पापा की चेतावनी भूल गया और भोलू को उस घड़ी की आदत हो गई। एक दिन स्कूल से वापस घर लौटते समय भोलू की घड़ी कच्चे रास्ते पर गिर गई। भोलू ने ध्यान नहीं दिया, मगन होकर वो चलता रहा और भूलकर जंगल के रास्ते चला गया। अरे ये तो जंगल लगता है, मेरी घड़ी कहाँ गई? भोलू घबरा गया। अब मैं क्या करूं? वापस कैसे जाऊं? मुझे तो रास्ता ही याद नहीं आ रहा। तभी भोलू को अचानक से एक भालू की आवाज सुनाई दी। हे भगवान, मैं तो फंस गया। भोलू ने देखा कि दूर से एक भालू आ रहा था। हे भगवान, आज मुझे बचा लीजिए, मैं क्या करूं? ये भालू तो मुझे मार देगा। कांपते भोलू ने ध्यान लगाया तो उससे अपने टीचर की बात याद आई। जब भालू आए तो शोर मत किया करो, यह उसका ध्यान आकर्षित कर सकता है। इसलिए चुपचाप रहो और धीरे धीरे किसी नज़दीकी चीज़ के पीछे छुप जाओ। ये याद करके भोलू धीरे धीरे एक पेड़ के पीछे छुप गया। भालू आया और वहां से चला गया। भोलू धीरे से बाहर निकला और तेजी से भागा। वो बाहर कच्ची सड़क पर निकल आया। तभी उसे रिया की बात याद आई। उसने साइन बोर्ड को देखा और सीधा रास्ता पकड़कर घर पहुंच गया। घर पहुंचकर उसने मम्मी पापा को पूरी बात बताई। हाय मेरा बच्चा, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तू ठीक है। बेटा, तुमने अपने अंदर के सोचने की शक्ति का इस्तेमाल किया, जिससे कि तुम सीखी हुई बातों को याद कर सके। इसी के कारण आज तुम यहाँ सुरक्षित पहुँच गए। हाँ पापा, मैंने आपकी बात नहीं मानी। मुझे एहसास हो गया है कि अगर मैं चीज़ों को याद रखने का अभ्यास करूं तो मेरी भूलने की बीमारी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। अब मुझे उस घड़ी की जरूरत नहीं है। ये कहकर भोलू ने संकल्प लिया कि वो मेहनत करके अपने भूलने की बीमारी को ठीक करेगा। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, भोलू भुलक्कड़ नहीं है यार। मानव और उसके पिता आपस में बातें कर रहे थे। मानव, अब तुम बड़े हो गए हो। मैं तुम्हें अपना व्यापार संभालने देना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले तुम्हारी तैयारी की परीक्षा लूंगा। कल तुम बाजार में भेड़ की खाल बेचने जाना, लेकिन शर्त यह है कि जब तुम वापस आओ तो पैसों के साथ खाल भी वापस आनी चाहिए। जरूर पिताजी। मानव उलझन में फंस गया। अगले दिन वो भेड़ की खाल लेकर बाजार गया। भैया, ये भेड़ की खाल खरीद लो और मुझे पैसे दे दो, लेकिन मुझे ये खाल वापस भी चाहिए। पगला गए हो क्या? कुछ खरीदूंगा नहीं तो पैसे किस चीज के दूंगा? जाओ भाई जाओ, सुबह सुबह धंधा खराब मत करो। मानव वहां से चला गया। इसी तरह वो कई दुकानदारों के पास गया, लेकिन सभी उसे बेवकूफ समझकर वहां से भगा देते। शाम को मानव निराश होकर घर वापस आया। क्या हुआ बेटा, आज कुछ व्यापार हुआ? नहीं पिताजी, कुछ भी नहीं हुआ। कोई मेरी शर्त ही नहीं मान रहा। कोई बात नहीं, कल फिर से कोशिश करना। अगले दिन मानव दूसरे बाजार में गया। वहां भी उसके साथ वही हुआ। सारे लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। मानव परेशान हो गया। वो चिढ़कर वहां से चला गया। घर वापस आते समय वो एक नदी के पास रुका। पिताजी भी हद करते हैं।
कोई भी अक्लमंद इंसान ऐसे क्यों पैसे देगा मुझे? मैं तो आज घर ही नहीं जाऊंगा। तभी उसके पास एक युवती आई। क्या हुआ साहब, आप काफी परेशान दिख रहे हैं। मानव ने उसे अपनी दुविधा बताई। बस इतनी सी बात, मेरे साथ चलिए। युवती मानव को अपने घर ले गई। मेरे घर में आपका स्वागत है। मेरा नाम नंदा है। मैं इस खाल से रुई निकालकर आपको वापस कर देती हूँ और रुई के पैसे भी दूंगी। नंदा अंदर गई और कुछ ही देर में रुई निकालकर भेड़ की खाल और पैसे लेकर आ गई। उसने वो मानव को दे दिए। घर पहुंचकर मानव ने अपने पिता को भेड़ की खाल और पैसे दोनों ही सौंप दिए और नंदा की समझदारी के बारे में बताया। पिता बहुत खुश हो गए। जल्द ही नंदा और मानव की सहमति से पिता ने उनकी शादी करा दी। एक दिन पिता ने मानव से कहा, बेटा मानव, मुझे राजा ने शहर का सबसे विशाल और सुंदर महल बनाने का प्रस्ताव भेजा है। सोच रहा हूँ ये प्रस्ताव स्वीकार कर लूं। ये तो बहुत अच्छी बात है पिताजी। मैं भी इसमें आपकी मदद करूंगा। ये पूरा 1 साल का काम है। कल से हम काम शुरू करेंगे। जी पिताजी। नंदा, इसके बारे में तुम्हारी क्या राय है? काम तो बहुत अच्छा है पिताजी, पर मेरी ये सलाह रहेगी कि 12 महीनों में आप लोग वहाँ के सेवक और सेविकाओं के साथ अच्छा रिश्ता बनाकर रखें। राजा थोड़ा सनकी मिजाज का है। महल के सेवक आपको सही खबर देंगे। मानव और पिताजी को ये बात सही लगी। अगले दिन दोनों पिता और बेटे ने महल बनाना शुरू किया। वहाँ जितने भी सेवक सेविकाएं आती, उन्हें वो सम्मान से शुभकामनाएं देते और बातें करते। पहले दिन काम करके दोनों घर से वापस आ रहे थे। बहुत थक गया हूँ। कितना लंबा रास्ता है। क्या तुम मेरे लिए रास्ता छोटा नहीं कर सकते? मानव परेशान हो गया। मजाक मत कीजिए पिताजी, मैं बहुत थक गया हूँ। कैसे बेटे हो? एक छोटा काम बोला वो भी नहीं कर सके। घर आकर मानव ने नंदा को पिताजी के निर्देश के बारे में बताया। रास्ता छोटा करना था, ये तो बहुत आसान है। रास्ते में चलते समय पिताजी को कोई मजेदार कहानी सुनाते सुनाते आइए, रास्ता खुद ही छोटा हो जाएगा। अगले दिन काम से घर लौटते समय, पिताजी, मैं आपको एक रोमांचक कहानी सुनाऊं? जरूर सुनाओ। मानव ने पिता को कहानी सुनाना शुरू किया और कहते सुनते वो घर भी पहुंच गए। समय का पता ही नहीं लगा। पूरे 12 महीने तक ऐसे ही चलता रहा। दोनों बाप बेटे हर रोज महल बनाने जाते और जोश से काम करते। फिर खुशी खुशी कहानी सुनते सुनाते वापस आते और आखिरकार शहर का सबसे बड़ा और खूबसूरत महल बनकर तैयार था। तभी वहां राजा आया। अद्भुत, बहुत विशाल और सुंदर महल है। मैं तुम दोनों से बहुत खुश हूँ। कल वापस आना। तुम्हें तुम्हारे बकाया रकम के साथ मैं उपहार भी दूंगा। दोनों बहुत खुश थे। तभी राजा का एक सेवक उनके पास आया। भैया, तुम लोग कल मत आना, नहीं तो राजा तुम्हें आजीवन कारावास में रख देगा। मैंने राजा की बात सुनी। वो कह रहा था, इतना विशाल और सुंदर महल सिर्फ मेरा ही होना चाहिए। अगर मैं पिता और बेटों को कैद कर लूं, तो वो फिर दोबारा किसी और के लिए ऐसा महल नहीं बना पाएंगे। ये बताकर सेवक चला गया। फिर हमारे पैसे? घर चलकर सोचते हैं करना क्या है। नंदा से भी विचार विमर्श कर लेते हैं। पिता और मानव निराश होकर घर लौटे। दोनों ने नंदा को पूरी कहानी बताई। बस इतनी छोटी बात? नंदा ने उन्हें एक तरकीब बताई। अगले दिन दोनों राजा के पास गए। आओ आओ, हमें तुम्हारा ही इंतजार था। मानव और पिताजी आपस में कुछ फुसफुसाने लगे।
क्या फुसफुसा रहे हो? महाराज, महल में थोड़ा काम रह गया है और हम अपना औजार लाना भूल गए हैं। क्या हम लेकर आ सकते हैं? राजा दोनों को वहां से बाहर नहीं भेजना चाहता था। कहीं इन्हें मेरी योजना के बारे में भनक तो नहीं लग गई? ये कहीं भागने का तो नहीं सोच रहे? तुम रास्ते में आते वक्त थक गए होगे, क्यों ना तुम यहीं रुको? मेरा बेटा खुद जाकर वो औजार ले आएगा। राजकुमार उनके घर पहुंचा। वहां नंदा पहले से ही बाहर खड़ी थी। अरे राजकुमार, आपने यहाँ आने का कष्ट क्यों किया? क्या कोई जरूरी बात है? पिताजी ने महल बनाने के औजार मंगवाए हैं। छोटी मुंह और बड़ी बात महाराज। औजार तो ऊंचे स्थान पर रखे हुए हैं, जहाँ तक मैं पहुँच नहीं पाती। क्या आप उसे उतारने में मेरी मदद करेंगे? यहाँ अंदर पड़े हैं। राजकुमार घर के अंदर घुसा ही था, नंदा ने घर का दरवाजा बंद कर दिया। घबराना नहीं राजकुमार, मैं आपको कुछ नहीं करूंगी। निकालो मुझे, निकालो यहाँ से। अरे कोई है? उधर राजा के महल में। इतना समय क्यों लग रहा है राजकुमार को आने में? महाराज, बुरा ना माने, पर हमें आपकी योजना के बारे में सब कुछ पता है। क्योंकि आप इतने निर्दयी हैं, तो हमें भी थोड़ा निर्दयी बनना पड़ा। राजकुमार को मेरी पत्नी ने एक गुप्त स्थान में कैद कर दिया है। अब वो तभी मुक्त होंगे जब हम सही सलामत पैसे और इनाम लेकर घर पहुंचेंगे। पुत्र के मुंह से राजा ने दोनों को तुरंत पैसे और इनाम दे दिए। पैसे और इनाम लेकर दोनों घर पहुंचे। मैंने सारा सामान समेट लिया है। अगर हम अभी निकलेंगे तो राजा के सिपाहियों के आने से पहले ही शहर पार कर लेंगे। तीनों फुर्ती से वहां से निकल गए। तुमने मुझे कैद किया, मैं तुम लोगों को सजा दिलवा कर रहूंगा। खोलो, कोई मदद करो, खोलो। नंदा, मानव और उसके पिता तीनों ने नए शहर में एक नया और आलीशान घर खरीदा और एक नई जिंदगी की शुरुआत की। मिलिए जंगल के सदस्य खरगोश से, जिसे घूमना बड़ा पसंद है। हर रोज की तरह खरगोश जंगल में घूमने निकला। पास में ही कुछ बंदर खेल रहे थे। लगता है खरगोश आ रहा है। चलो आज उसके साथ कुछ मस्ती करते हैं। क्या खरगोश, कहाँ जा रहे हो? बस यूं ही घूमने निकला हूँ। सोचा जरा जंगल की सैर कर लूं। तुझे एक राज की बात बताऊं? बिल्कुल गर्मा गर्म नई खबर है, लेकिन तू किसी को बताना नहीं। हाँ बोलो बोलो। उल्लुओं का परिवार जिस पेड़ पर रहता है ना, उस पेड़ के नीचे बहुत बड़ा खजाना है। हाँ क्या? हाँ खरगोश, और जिसे भी खजाना मिल जाएगा उसकी तो किस्मत ही चमक जाएगी। अरे वाह, लेकिन किसी को बताना नहीं। हाँ हाँ, विश्वास रखो, नहीं बताऊंगा। ये बोलकर खरगोश आगे निकल गया। रास्ते में उसे जंगल का राजा शेर मिला। खरगोश की हालत खराब हो गई। वो सहम गया। कहाँ जा रहा है खरगोश? आज तो मैं तुझे खाऊंगा। नहीं नहीं, मुझे मत खाना। ऐसा क्या है तुझमें कि मैं तुम्हें छोड़ दूं? मैं तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ। वो क्या? उल्लुओं का परिवार जिस पेड़ पर रहता है, उस पेड़ के नीचे बहुत बड़ा खजाना है। सुना है वो खजाना अपने आप चांदनी रात में बाहर निकल जाएगा। ऐसा क्या? हाँ हुजूर। चल, तूने एक अच्छी खबर सुनाई है, मैं तुझे आज बख्श देता हूँ। खरगोश झट से वहां से भाग निकला। शेर पानी पीने जंगल की नहर के पास गया। वहां दूसरी ओर एक हाथी पानी पी रहा था। क्यों हाथी, मुझे नहर के उस पार आने नहीं देगा? बड़े दिनों से इस पार ही शिकार कर रहा हूँ, मन नहीं लग रहा। मैं क्यों आने दूं? जंगल का कानून मानो, यहाँ मत आओ। अगर मैं तुझे एक राज की बात बताऊं तो आने देगा? वो क्या?
उल्लुओं का परिवार जिस पेड़ पर रहता है उस पेड़ के नीचे बहुत बड़ा खजाना है। सुना है वो खजाना अपने आप चांदी रात में बाहर निकल आएगा। सुना है बहुत सारे सिक्के और गहने हैं। ऐसा क्या? हाँ भाई हाँ। चलो ठीक है, ये राज तुमने बताया तो आज जंगल के इस पार आ सकते हो। ये बोलकर हाथी चला गया। हाथी अपनी दोस्त बतख से मिलने गया। उसने बतख को ये राज बताया। बतख खुश हो गई। एक दिन बतख खाना खोजते खोजते कुछ मछलियों के झुंड के पास पहुंच गई। वहां ढेर सारी मछलियां तैर रही थी। आहा, आज का खाना। बतख तुम हमें मत खाना, दूर उस पेड़ के नीचे तुम्हारे लिए हमने खाना बटोर कर रखा है, उन्हें खाकर तुम खुश हो जाओगी। अरे वाह, ये बताने के लिए शुक्रिया। चलो मैं भी इसके बदले तुम्हें एक राज बताती हूँ। बतख ने और बढ़ा चढ़ाकर ये राज मछली को बताया। मछली खुश हो गई। मछली फिर व्हेल के पास गई। व्हेल, मैं अगर तुम्हें एक राज की बात बताऊं तो क्या तुम मेरे परिवार को कभी ना खाने का वादा कर सकती हो? माने हम तुमको ना खाऊं? फिर तो ये घर ही छोड़ना पड़ेगा। भाई अगर बात अच्छा लगा तो हम यहाँ से चला जाऊंगा। हाँ, बहुत काम का है। जंगल में उल्लुओं के घर के नीचे बहुत बड़ा खजाना है, उसके पास के पेड़ों के नीचे भी। वो सारे खजाने पूर्णिमा की रात को खुद से बाहर आने वाले हैं। बहुत बढ़िया बात बताए हो तुम। जाओ, तुम्हें आजीवन मुक्ति देता हूँ। जा रहा हूँ अंटार्कटिका। ये बोलकर व्हेल वहां से निकलकर अंटार्कटिका चला गया। वहां उसे नए दोस्त बनाने थे, इसलिए उसने जंगल के खजाने का रहस्य पेंगुइन्स को बताया। पेंगुइन्स बहुत खुश हुए और ये बात उन्होंने जाकर भालू को बता दिया। इस खबर से तो मधुमक्खियां खुश हो जाएंगी। वो मधुमक्खियों के पास गया। मधुमक्खी बहन, अगर मैं तुम्हें एक राज की बात बताऊं तो क्या तुम मुझे शहद दोगी? जब देखो हमारे शहर के पीछे पड़ा रहता है, इतने बार डंक मारे तू नहीं सुधरेगा। अरे बात ही कुछ ऐसी है कि तुम सुनकर खुश हो जाओगे और इनाम में मुझे पूरे 1 महीने का मधु खुद ही लाकर दोगी। अच्छा जी। भालू ने फिर मधुमक्खी को सारी बात बताई। मधुमक्खी खुश हो गई और भालू के लिए शहद बनाने फूलों से रस निकालने चली गई। तभी वहां एक तोता आया। अरे मधुमक्खी, ये मेरे मालिक का बागीचा है, तुम यहाँ से रस नहीं ले सकती। अरे तोताराम, अगर मैं तुम्हें एक राज की बात बताऊं तो क्या तुम मुझे इन फूलों का रस लेने दोगे? बताओ बताओ। मधुमक्खी ने तोता को सारी बात बताई। यही नहीं, उसने बढ़ा चढ़ाकर ये भी बोल दिया कि कल रात को सारा खजाना खुद ही बाहर आ जाएगा। वाह रे वाह, ये तो गजब की खबर है। तोता वहां से उड़कर अपने मालिक के पास पहुंचा। तोते, तूने मधुमक्खियों को क्यों आने दिया? पता नहीं वो हमें डंक मार सकती हैं। अरे साहब, मैं तो आपका ही काम कर रहा था। मुझे एक बहुत बड़े राज के बारे में पता चला है। और वो क्या है? तोते ने झट से सारी बात बता दी। अरे कल का इंतजार क्यों करें? आज ही जाकर सारे पेड़ उखाड़कर खजानों को ले आते हैं। मालिक तुरंत ही जंगल पहुंच गया और उल्लुओं के घर का पेड़ और आसपास के सारे पेड़ों को उखड़वा दिया। ये क्या? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। आज तोते की खबर लेनी पड़ेगी। चलो वापस चलें। एक
छोटा सा झूठ जो बंदरों ने शुरू किया वो सफेद झूठ बन गया और आधा जंगल नष्ट हो गया। इसलिए कभी सुनी सुनाई बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ये बातें अक्सर अफवाह होती हैं जिनमें सच्चाई नहीं होती। इसलिए हमें अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। मिलिए अवी से। एक रात अवी को नींद नहीं आ रही थी। वो खिड़की के बाहर आसमान में तारे गिन रहा था। 1 2 3 4। अचानक से उसे एक टूटता हुआ तारा नजर आया। अवी झट से खड़ा हो गया और उसने एक विश मांगी। मुझे एक प्यारी सी परी दोस्त चाहिए। विश मांगकर वो सोने चला गया। अगले दिन जब वो उठा तो उसने देखा कि उसके कमरे में ढेर सारे तोहफे रखे हुए थे। आज तो मेरा बर्थडे नहीं है, फिर इतने सारे तोहफे। तभी वहां एक प्यारी सी परी आई। वाह, तुम परी हो? हाँ, और नहीं तो क्या मैं परी जैसी नहीं दिखती? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। तुम तो किताबों से भी ज्यादा सुंदर हो। थैंक यू अवी। मैं हूँ सोन परी। मैं तुमसे दोस्ती करने आई हूँ। ये सारे तोहफे तुम्हारे लिए हैं। अब तुम स्कूल के लिए तैयार हो जाओ। रात को मैं फिर वापस आऊंगी। रात को परी अवी के साथ खेलने आई। अवी ने परी को स्कूल की बातें बताई और ढेर सारी कहानियां भी सुनाई। कितनी मजेदार कहानियां हैं। हाँ, मैं हर रात सोने से पहले इन्हें पढ़ता हूँ और अच्छे अच्छे सपने देखता हूँ। मैं तो रात को आसमान में उड़ती हूँ। तुम उड़ना चाहोगे? वाह, हाँ, मुझे उड़ने का बहुत मन है। परी अवी को आसमान की सैर कराने ले गई। आसमान से इंसानी दुनिया कितनी खूबसूरत लग रही थी। अवी मंत्रमुग्ध हो गया। वो देखो, मेरा घर कितना सुंदर लग रहा है। हाँ अवी, चलो मैं तुम्हें परी लोक ले चलती हूँ। अरे वाह! परी ने अवी को पूरे आसमान का सैर कराया और फिर वो उसे परी लोक ले गई। ये देखो अवी, ये है मेरा घर। मुझे तो गुदगुदी हो रही है सोन परी, कितना सुंदर है ये। परी अवी को अपने घर लेकर आई। वहाँ उसकी तरफ बहुत सारी परियां थी। उसने अवी को अपने परिवार से मिलाया। ये है मेरी बहनें मोन परी, जो परी, अम परी और नम परी। अवी को अभी भी सब सपना लग रहा था। सितारों जैसा टिमटिमाता हुआ परी महल। क्या मैं यहाँ हर रोज आ सकता हूँ? अब तो मुझे रास्ता भी पता चल गया। मैं तो पैदल ही आ जाऊंगा। नहीं अभी, यहाँ का पैदल का रास्ता जंगल से होकर गुजरता है। जंगल में ईविल क्वीन का महल है। उसे बच्चे और परियां पसंद नहीं है। तुम कभी भी अकेले मत आना। मैं तुम्हें यहाँ आसमान के रास्ते से लेकर आऊंगी। चलो अब तुम्हें घर छोड़ दूं। परी और अवी उड़कर अवी के घर चले गए। इसी तरह हर रात सोन परी आती, अवी उसे कहानियां सुनाता और वो अवी को आसमान की सैर कराती। एक रात जब परी अवी के घर आई तो उसने देखा कि अवी को अपने पापा से डांट लग रही थी। अभी तुम इतना शरारत क्यों करते हो? तुम्हारा पढ़ाई में भी मन नहीं लगता। अभी तक तुमने होमवर्क भी नहीं किया। चलो मेरे कमरे में।
वहीं बैठकर होमवर्क करके सो जाना। परी को एहसास हुआ कि अभी अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहा था। उसे लगा कि शायद उन्होंने कुछ ज्यादा ही मस्ती कर ली। परी ने फैसला किया कि वो कुछ दिनों तक उससे मिलने नहीं आएगी और वो वहां से चली गई। अगली 2 रात अभी सोन परी का इंतजार करता रह गया, पर वो नहीं आई। तीसरी रात जब वो नहीं आई तो अभी ने परी लोग जाने का फैसला किया। उसने अपने खिड़की से रस्सी बांधी और फुल से नीचे आ गया। अभी डरा हुआ था, पर उसे अपने दोस्त से मिलना था, इसलिए उसने जंगल का रास्ता चुना। जंगल पहुंचकर उसे एक खरगोश मिला। खरगोश, क्या तुम मुझे परी लोग का रास्ता बता सकते हो? बाप रे, जंगल से परी लोग का रास्ता मैं तो नहीं जाता, जाकर उल्लू से पूछ लो। अभी उल्लू के पास गया। उल्लू, क्या तुम मुझे परी लोग का रास्ता बता सकते हो? वहां मत जाओ, वहां खतरा है। मैं अपनी दोस्त सोन परी को खोजने जा रहा हूँ। वो शायद मुसीबत में है, इसलिए मुझसे मिलने नहीं आई। लगता है बहुत गहरी दोस्ती है। यहाँ से सीधा चले जाओ, वहाँ एक तालाब मिलेगा। तालाब में बतख रहती है, बतख से आगे का रास्ता पूछ लेना। अभी उल्लू के बताए हुए रास्ते पर चला गया। वहाँ तालाब में एक बतख तैर रही थी। इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो प्यारे बच्चे? मैं परी लोग का रास्ता खोज रहा हूँ। मेरी दोस्त सोन परी शायद मुसीबत में है। ऐसा क्या? वो नाव देख रहे हो? उस नाव पर बैठकर तालाब के उस पार चले जाना। वहाँ एक महल दिखेगा, वो ईवल क्वीन का महल है। उसके महल के आगे एक अदृश्य जाल बिछा है। एक पत्थर मारकर फेंकोगे तो वो जाल खुद ही सामने आ जाएगा और तुम वहाँ से आगे बढ़ जाना। उसके आगे ही परी लोग हैं। अभी बतख की बात को गांठ बांधकर आगे बढ़ गया। वो नाव पर बैठा और तालाब के उस पार चला गया। उस पार पहुंचकर उसे ईविल क्वीन का महल दिखा, पर वो पत्थर फेंकना भूल गया और दबे पांव आगे बढ़ने लगा। और ये क्या, अभी तो ईविल क्वीन के जाल में फंस गया। तभी वहां ईविल क्वीन आई। इंसान का बच्चा, उफ, तू कौन है बच्चे? इतनी रात गए मेरे महल के पास क्या कर रहा है? मैं अपनी दोस्त सोन परी को ढूंढते ढूंढते आया हूँ। मुझे परी लोग जाना है। परी लोग? वही परियां जो हमेशा हंसती रहती हैं। मुझे उनसे चिढ़ है। इतनी रात को तूने मेरी नींद खराब कर दी। मैं तुम्हें ऐसे जाने नहीं दूंगी। तुम मेरे कैदी हो। नहीं नहीं, ऐसा मत करो, मुझे छोड़ दो। जा रही हूँ सोने, कल सोचूंगी कि तेरा क्या करना है। आवाज मत करना, नहीं तो तुझे जंगली जानवरों के बीच में छोड़ दूंगी। दूसरी ओर सोन परी अभी से मिलने आई। उसने देखा कि खिड़की पर रस्सी टंगी है। वो समझ गई कि अभी उसे खोजने निकला है। परी झट से उड़कर जंगल पहुंची और उसे खरगोश मिला। खरगोश भाई, यहाँ कोई बच्चा आया था? हाँ, आया तो था, परी लोग खोज रहा था। मैंने उल्लू के पास भेज दिया। परी उल्लू के पास गई। उल्लू भाई, क्या यहाँ कोई बच्चा आया था? हाँ, एक बच्चा आया था, मैंने उसे बतख के पास भेज दिया। परी बतख के पास गई। बतख बहन, यहाँ अभी आया था क्या? हाँ, आया था, मैंने उसे परी लोग का रास्ता बता दिया। परी फट से उड़कर ईविल क्वीन के महल के पास पहुंची। वहां उसने अभी को पिंजरे में बंद देखा। वो धीरे से उसके पास गई और जादू से उस पिंजरे को गायब कर दिया। परी अभी को घर लेकर आ गई। अभी अब से तुम हर रोज आसमान में नहीं उड़ोगे। तुम्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। मैं हर रात थोड़े समय के लिए तुमसे मिलने आऊंगी और कभी कभी तुम्हें बाहर घूमने ले जाऊंगी। अभी ने परी को वादा किया कि वो मन लगाकर पढ़ाई करेगा। परी उसे अलविदा करके चली गई।
अभी खुश होकर सोने चला गया। बहुत समय पहले सूरज और पानी बहुत गहरे दोस्त हुआ करते थे। वो दोनों एक साथ पृथ्वी पर रहते थे। सूरज हमेशा पानी के पास जाता और दोनों खूब मजे करते। लेकिन पानी कभी सूरज के घर नहीं जाता था। एक दिन सूरज ने पानी से पूछा, मेरे प्यारे पानी, तुम कभी मेरे घर क्यों नहीं आते? तो पानी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, दोस्त सूरज, मैं बहुत विशाल हूँ और मेरा परिवार उससे भी ज्यादा विशाल। तुम्हारा घर इतना बड़ा नहीं है कि मैं और मेरा परिवार उसमें आ पाए। अगर मैं अपने परिवार के साथ तुम्हारे घर आ गया तो तुम्हें और चंदा भाभी को घर से बाहर ही निकलना पड़ जाएगा। ये कहकर पानी हंसने लगा। ये बात सुनकर सूरज उदास हो गया। सूरज को उदास देखकर पानी ने कहा, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुमसे मिलने आऊं तो तुम्हें एक बहुत बड़ा घर बनाना होगा। यह सुनकर सूरज खुश हो गया और चमकने लगा। उसने बोला, हाँ हाँ, वो तो मैं कर ही लूंगा। सूरज ने एक बहुत बड़ा घर बनाने का वादा किया और वह अपनी पत्नी चंदा के पास घर लौट आया। सूरज ने चंदा से पानी को दिए गए वादे के बारे में बताया। अगले ही दिन उन्होंने पानी और उसके परिवार का स्वागत और मनोरंजन के लिए बड़ा घर बनाना शुरू कर दिया। सूरज और चंदा ने एक विशाल घर बनाया। जब घर पूरा बन गया तो सूरज ने पानी को सपरिवार निमंत्रण भेजा। पानी बहुत उत्साह के साथ सूरज के घर पहुंचा। जब पानी सूरज के घर की चौखट पर आया तो उसने एक बार सूरज से पूछा, क्या मैं सबके साथ आ जाऊं? सूरज ने बड़े चाव से कहा, हाँ हाँ, बेफिक्र होकर आओ मेरे दोस्त। पानी सूरज के घर के अंदर की ओर बहने लगा। उसके साथ ढेर सारी मछलियां और अन्य प्रकार के जीव भी अंदर आने लगे। जल्द ही घर में घुटनों तक पानी भर गया। पानी ने सूरज से दोबारा पूछा, अगर तुम चाहो तो हम वापस जा सकते हैं। इस पर सूरज ने कहा, घर आए मेहमान को बिना खिलाए हम कैसे भेज सकते हैं, और अंदर आ जाओ। और पानी सूरज और चंदा के गर्दन तक आ गया। फिर पानी ने एक बार और पूछा, क्या मैं और लोगों को आने दूं? सूरज और चंदा ने फिर से कहा, हाँ बिल्कुल। पानी के साथ बहुत सारे जीव जंतु अंदर आने लगे। सूरज और चंदा का घर इतना भर गया कि दोनों को उछलकर घर की छत पर जाकर बैठना पड़ गया। पानी ने एक बार फिर सूरज से पूछा कि क्या अब भी अंदर आना ठीक है? सूरज और चंदा ने हाँ में उत्तर दिया और इस बार और भी ज्यादा पानी और पानी के जीव अंदर आ गए। पानी इतना गहरा हो गया कि वो छत के ऊपर से बहने लगा। यह देखकर सूरज और चंदा को उड़कर आकाश में जाना पड़ा। तब से दोनों सूरज और चंदा ऊपर आसमान में रहने लगे। दोनों ही आसमान में बहुत खुशी से रहते हैं और कभी कभी पानी से बातें किया करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक बार एक अजनबी अफ्रीका के एक गांव में आया और चुपचाप लोगों के बीच घूमता रहा। सभी युवतियां उसकी प्रशंसा कर रही थी और चाहती थीं कि वह उनमें से किसी एक को अपनी दुल्हन के लिए चुने। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप जंगल में वापस चला गया और नजरों से ओझल हो गया।
1 महीने बाद अजनबी फिर से आया और इस बार एक युवती को उससे इतना प्यार हो गया कि उसने जंगल में उसका पीछा करने का फैसला किया, क्योंकि वह उससे अलग होना नहीं चाहती थी। जब अजनबी ने मुड़कर उस युवती को अपने पीछे आते देखा तो वह रुक गया और उसे घर लौटने को बोला, परंतु वह ऐसा नहीं चाहती थी और बोली, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी और जहां कहीं तुम जाओगे मैं तुम्हारे पीछे जाऊंगी। सुंदर युवती, तुम्हें इसका पछतावा होगा। अजनबी ने उदास होकर उत्तर दिया और वह जल्दी से आगे बढ़ गया। थोड़ी देर बाद वह फिर रुका और एक बार फिर उसने अपने कदम पीछे हटाने का आग्रह किया, लेकिन युवती नहीं मानी और फिर से अजनबी ने दुखी स्वर में कहा, तुम्हें पछतावा होगा युवती। दोनों जंगल की गहराई में बहुत दूर चले गए और कुछ देर में एक पेड़ के पास पहुंचे जिसके नीचे एक तेंदुए की खाल पड़ी थी। पेड़ के नीचे खड़े होकर अजनबी ने उदासी भरे स्वर में उससे कहा, आज मैं तुम्हें एक राज बताता हूँ। शायद इस राज को सुनकर तुम समझ जाओगी और चली जाओगी। मैं श्रापित हूँ, मैं पूरा इंसान नहीं हूँ। महीने में एक बार मुझे इंसान के रूप में गांव और कस्बों में घूमने की इजाजत है, लेकिन वास्तव में मैं एक तेंदुआ हूँ, एक क्रूर तेंदुआ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, भाग जाओ यहाँ से। इन शब्दों के साथ वह जमीन पर गिर पड़ा और तुरंत गुर्राता हुआ एक तेंदुआ बन गया और डरी हुई युवती का पीछा करने लगा। लड़की इतनी डर गई कि उसने आव देखा न ताव और जोर से भागने लगी। हा 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 हा, अब तुम नहीं बचोगी, तुम मुझे नहीं मार सकते। वो काफी दूर तक दौड़ते रहे और फिर युवती अचानक से एक गहरी नदी के पास आ गई जिससे वो पार नहीं कर सकती थी। ऐसा लग रहा था कि मानो तेंदुआ उसे पकड़ ही लेगा। नदी के किनारे एक खड़ा पेड़ ये सब देख रहा था और उसे उस लड़की पर दया आ गई। पेड़ तुरंत उस नदी के किनारे उस पार गिर गया और वो लड़की झट से कूदकर नदी के उस पार चली गई और तेंदुआ देखता रह गया। तेंदुआ अपने शिकार से निराश होकर वापस जंगल में चला गया और अजनबी फिर कभी नहीं देखा गया।